नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 जीवों में जनन पाठ को पढ़ा था। ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट वीडियो में यह बताया गया था कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट ही क्लास में आपको बताया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा उससे मदद मिली होगी कि कैसे प्रश्नों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अभी के जैसे कि सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तो या लैंगिक प्रजनन बोल सकते हैं या जनन बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसमें आप लोग के लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 मार्क्स के 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है कि पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा बनाएं। साथियों, हम लोग अभी इसके जस्ट बाद हम लोग एक पुष्प संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग को पुंकेसर स्त्री केसर सभी के बारे में बताया जाएगा। तो वहां से आपके 2 मार्क्स के प्रश्न 2022 में पूछे गए थे। फिर है कि निम्नांकित में से केवल एक का नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, जैसे कि जीवाणु कोशिका में द्विखंडन किस प्रकार से होता है। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद कदम में किस प्रकार से परागण होता है, जो कदम का पेड़ होता है उसमें किस प्रकार से परागण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, विपुंसन किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये विपुंसन किसे कहते हैं 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है कि भ्रूण पोष की घटक कोशिकाओं का नाम क्या है। भ्रूण पोष की घटक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। ठीक है, इन सभी जैसे कि आभासी फल किसे कहते हैं, वास्तविक फल किसे कहते हैं, अनिषेचन जनित फल किसे कहते हैं और बहुभ्रूणता, ये ऐसे प्रश्न हैं जो सब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं और ऑब्जेक्टिव। इसमें से हर साल तो एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछ लेता है कि आम कैसा फल है, सत्य फल की असत्य फल, कैसा फल है, सेब कैसा फल है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीजांड को परिभाषित करें कि आखिर बीजांड किसे कहते हैं। ठीक है, कूट फलों के बारे में सोदाहरण बताएं कि कूट फल किसे कहा जाता है, जिसे असत्य फल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उसके बाद है कूट फल वाला, ये तो पूछा है 2013 में। ठीक है, मोनोकॉर्पिक फलों का उदाहरण दें, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक फसल किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं, जो साल में एक बार या साल में बहुत बार। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जल परागण से आप क्या समझते हैं, मतलब जलीय माध्यम में परागण किस प्रकार से होता है, इन सभी बातों का भी चर्चा किया जाएगा। साथियों, इस चैप्टर से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो उन लोग का भी चर्चा कर लें। 6 क्वेश्चन अभी तक लग रहा है पूछे गए हैं। ठीक है, पहला कि पर परागण को परिभाषित करें और पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखें। ठीक है, किसी आवृत बीजी 8 केंद्र की भ्रूण पोष का नामांकित चित्र बनाएं, सभी हम लोग चर्चा करेंगे। दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें, 2011-2021 में पूछा गया है कि पुष्पीय पौधों में किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। फिर अगला क्वेश्चन कि बीजों से आप क्या समझते हैं, बीज किसे कहा जाता है, और किसी एक बीज के निर्माण प्रक्रिया द्वारा वर्णन करना है कि किस प्रकार बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि कीट परागण किसे कहते हैं और गुरु युग्मक जनन किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों का हम लोग इस चैप्टर में भी अध्ययन करने वाले हैं, और ऐसे ऐसे मतलब सेकंड चैप्टर सब्जेक्टिव की दृष्टि से 2 नंबर के क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा। 2 चैप्टर और 3 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेकंड और थर्ड चैप्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं, जैसे कि उधर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो उससे भी आपकी काफी ज्यादा मात्रा में बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। और नीट का जो एग्जाम देते हैं, नीट का, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रश्न बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं। 6 चैप्टर पढ़िएगा, वंशागति के आणविक आधार, इस चैप्टर से भी आते हैं आप लोग की बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिससे अधिक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग को यहाँ पे साइड में एक प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पुष्प की संरचना का, तो उसको आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में। ठीक है, और पुष्प की संरचना से बात करने से पहले हम लोग एक फ्लोरिकल्चर की बात कर लेते हैं कि फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं। साथियों, जब आप लोग किसी मंदिर के बाहर देख रहे होंगे कि फूल बेचा जाता है, ठीक है, तो एक तरफ से बोला जाए कि फूलों की खेती करना तथा पुष्प के व्यवसाय, फूलों की खेती लोग करते हैं, किसान करते हैं, माली करते हैं, और उस पुष्प का क्या हो जाता है, उस फूल का व्यवसाय हो जाता है। इसी का क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं।
मतलब पुष्प की खेती करना तथा उसका व्यवसाय करना, उसका व्यापार करना, इसी को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। देखिए साथियों, अगर हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में चर्चा करें, साइड में आपको चित्र दिख रहा होगा, वहां से देख लीजिएगा। और इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि मादा भाग में स्त्रीकेसर है। अगर पुष्प का मादा भाग बोला जाए तो स्त्रीकेसर को कहते हैं। नर भाग पुंकेसर को कहते हैं। दल पंखुड़ी होता है, अंडाशय होता है, बाह्य दल होता है, पुष्पासन होता है और पुष्प वृंत होता है। ठीक है, इन सभी जो चित्र आप लोग को दिखाई दे रहा है उसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस पुष्प की संरचना की बात करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। जैसे कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। अगर बोला जाए कि कोई भी एक प्रकार का यह जो आपको पुष्प दिखाई दे रहा है, इस पुष्प में कितनी संरचना पाई जाती है? इस पे 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है। पुष्प में कितनी संरचना पाई जाती है? 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला है बाह्य बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज, ये सब एक ही में रहेगा, बाह्य दलपुंज। ठीक है, दूसरा है दलपुंज। तीसरा है जयांग। और चौथा है पुमंग। या एक तरह से इसको लास्ट में लिखते हैं क्योंकि चौथा चक्र होता है। ठीक है, पुमंग तीसरा चक्र अभी आप लोग को बताया जाएगा, और चौथा हो जाएगा जयांग। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार की इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। बोला जाएगा पुष्प में कितनी, एक पूर्ण पुष्प में कितनी संरचना होती है? तो एक पूर्ण पुष्प में 4 संरचना होती है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। आप लोग क्या कीजिए, बाह्य दलपुंज लिख करके डैश दीजिए कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं। ठीक है, लिखिए जो बाह्य दलपुंज होता है वह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। क्या लिखिए आप लोग कि बाह्य दलपुंज पुष्प का प्रथम चक्र होता है। और बाह्य दलपुंज के इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल प्रायः हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाह्य दल पुष्प का कौन सा चक्र होता है? तो बाह्य दलपुंज होता है पुष्प का क्या होता है? ये प्रथम चक्र होता है, प्रथम चक्र होता है। ठीक है, और बाह्य दलपुंज के इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज के इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल कलिका अवस्था में क्या करता है? पुष्प को सुरक्षा। और बाह्य दलपुंज क्यों होते हैं पुष्प में? क्योंकि ये पुष्प की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो चारों ओर से देखें पुष्प को घेरे रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि दलपुंज। अब आप लोग दलपुंज लिख करके डैश दीजिए कि दलपुंज किसे कहते हैं। और लिखिए इसमें कि यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दलपुंज के इकाई को दल कहते हैं। और दलपुंज प्रायः रंगीन यानी कि चमकीले रंग के होते हैं। और दलपुंज रंगीन होने के कारण कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे परागन का कार्य होता है। ये जो दलपुंज होता है यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पुष्प का कैसे होता है? दूसरा चक्र होता है। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और इसका कलर का बात किया जाए तो यह प्रायः यह चमकीले रंग के होते हैं, चमकीले होते हैं, जिसके कारण पुष्प क्या होते हैं? इनको देख करके आकर्षित होते हैं और इस पे जाकर के वो क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। और बोला जाता है कि दलपुंज जो होता है रंगीन होने के कारण कीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे परागन की क्रिया होती है। आपको आगे बताया जाएगा कि परागन की क्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे कि आप लोग को आगे बताया जाएगा कि जब कोई भी जो कीट होता है वो दूसरे पुष्प किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प पे जाकर के बैठ जाता है, जिससे वो परागकण को लेता है और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में ले जाकर उसको छोड़ देता है, जिससे परागन की क्रिया होती है। देखिए मान लीजिए दूसरे पुष्प से कोई भौरा आ रहा है, वो वहां पे बैठ के आ रहा है और उसके पैरों में क्या लगे हैं? परागकण लगे हैं। जब वो दूसरे पुष्प पे देखेगा कि ये चमकीला है, वो उसको आकर्षित करेगा, उस पर जाकर के बैठेगा, तो जो उसके परागकण होंगे उसके वर्तिकाग्र में गिर जाएंगे, जिस कारण निषेचन की यानी कि परागन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि पुमंग किसे कहते हैं। आप लोग पुमंग लिख करके दे दीजिए कि पुमंग किसे कहा जाता है। जैसे कि पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं और पुष्प का नर जनन अंग है।
अब इसमें याद रखिए पुमंग पुष्प का कैसा चक्र होता है, तो तीसरा चक्र होता है, तीसरा लेयर होता है। और पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और यह पुष्प का कौन सा अंग है, तो नर जनन अंग है। यह पुष्प का कैसा अंग है, नर जनन अंग है। ठीक उसके विपरीत जायांग जो होता है और पुष्प का चौथा चक्र होता है। पुष्प का कैसा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है। ठीक है, पुंकेसर इस प्रकार से लिखेंगे। या पुष्प का कैसा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है। और जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर यानी कि अंडक कहते हैं। और उसका इकाई को क्या कहा जाता है, स्त्रीकेसर, या इसको अंडक भी कहते हैं। और यह मादा जननांग पुष्प का कैसा जननांग होता है, ये मादा जननांग होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे कि बाह्य दलपुंज पुष्प का प्रथम चक्र होता है। और बाह्य दलपुंज के इकाई को बाह्य दल करते हैं। यह पुष्प को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करता है। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को दल कहते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, जिस कारण इसमें परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का नर जननांग होता है। जयांग पुष्प का चौथा चक्र होता है या अंतिम चक्र होता है। और इसकी इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं या अंडक कहते हैं। और यह पुष्प का कैसा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। अब आपसे बोला जाए कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र कहा जाता है तथा पुमंग और जयांग को पुष्प का आवश्यक चक्र कहा जाता है। देखिए, ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज हैं और दलपुंज हैं, इनको बोला जाता है सहायक चक्र। और पुमंग है और जयांग है, इसको बोला जाता है पुष्प का कैसा जी, तो आवश्यक चक्र। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को क्या कहा जाता है, सहायक चक्र कहा जाता है। ठीक है, पुमंग और जयांग को क्या कहा जाता है, तो आवश्यक चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखने क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। और दलपुंज जो होता है वह कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। और जब पुमंग और जयांग को आवश्यक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुमंग और जयांग अगर नहीं होंगे तो परागण की क्रिया नहीं होगी, परागण की क्रिया नहीं होगी तो नया पुष्प उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए कि जनन अंग के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है। तो जनन अंग के आधार पर बोला जाए तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प होता है और एक द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, इन सभी बातों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि लिखवा बहुत ज्यादा दे रहे हैं, समय भी ज्यादा लग रहा है, इसलिए आप लोग बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि जनन अंग के आधार पर पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो जनन अंग के आधार पर जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प के कितने भाग होते हैं, जनन के आधार पर पुष्प के दो भाग होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, दूसरा होता है द्विलिंगी। एक कौन सा पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प और दूसरा द्विलिंगी पुष्प। देखिए, एक लिंगी पुष्प लिख करके आप लोग डैश दीजिए और लिखिए कि जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन पाया जाता है, जनन अंग पाया जाता है, तो वैसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब वैसा पुष्प जिसमें स्त्रीकेसर पाया जाए, स्त्रीकेसर या स्त्रीकेसर पाया जाए या पुंकेसर पाया जाए, स्त्रीकेसर पाया जाए या पुंकेसर, मतलब दोनों में से कोई एक अगर जनन अंग पाया जा रहा है तो उसे, मतलब जिसमें एक लिंग पाया जा रहा है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे आप लोग कि वैसे जनन अंग या वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। इसमें नोट देके लिखिएगा कि जिस पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं वैसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहते हैं, तथा जिस पुष्प में चार चक्र से कम चक्र पाए जाते हैं उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अभी हम लोगों ने चार चक्रों के बारे में चर्चा किया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज,
ठीक है, पुमंग और जयांग, जिसमें ये चारों चक्र पाए जा रहे हैं उसको पूर्ण चक्र मतलब पूर्ण पुष्प कहा जाएगा। और जिसमें चारों चक्र में से कोई एक चक्र भी अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जा रहा है, तो उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पाए जाने वाले घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग द्विलिंगी पुष्पों की चर्चा करेंगे। द्विलिंगी पुष्प किसे कहता है? जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग पाए जाए। ठीक है, तो आप लोग लिखिए कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में पाए जाने वाले घटनाएं, और इसमें पहला लिखिए कि निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा निषेचन या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन इसे बोला जाता है। द्विनिषेचन ही लिखते हैं, इसको दोहरा निषेचन भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन निषेचन पश्च घटनाएं। एक लिंगीय पुष्प में जैसे कि निषेचन पूर्व घटना होता है, द्विनिषेचन होता है, और एक निषेचन पश्च घटना होता है। ठीक है, इसमें आप लोग निषेचन पूर्व घटनाएं लिख करके डैश दीजिए, और इसमें पहला लिखिए पुमंग किसे कहते हैं। निषेचन पूर्व घटना फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। एक निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं क्या कहा जाता है? निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसमें भी, और इसमें पुमंग पहला लिख करके डैश दीजिए। पुमंग किसे कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना में पहला आप लोग को क्या लिखना है? पुमंग लिख करके डैश लिखिए कि पुष्प का नर जननांग पुमंग कहलाता है, और इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इसके बारे में अभी लिखवा ही चुके हैं। ठीक है, और प्रत्येक पुंकेसर को यानी कि पुमंग को दो भागों में बांटा जाता है, एक पुतंतु और एक परागकोश। प्रत्येक जो पुंकेसर होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, एक पुतंतु और एक परागकोश। पुतंतु जो होता है वह लंबी धागेनुमा संरचना होती है। पुतंतु लिख करके डैश देके आप लोग लिख सकते हैं कि पुतंतु एक लंबी धागे पुतंतु जो होती है एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है, और परागकोश जो होता है यह एक थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, परागकोश की संरचना के बारे में बात की जाए तो इसमें दो पालियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, जो संयोजी उत्तकों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिखिए कि परागकोश की संरचना लिख करके डैश दीजिए, उसके बाद में उसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। पहले परागकोश की संरचना लिख करके डैश दीजिए और लिखिए कि इसमें दो पालियां उपस्थित होती हैं जो संयोजी उत्तकों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। परागकोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें परागधानियां या लघु बीजाणुधानियां या सूक्ष्म बीजाणुधानियां कहा जाता है। इस प्रकार द्विकोष्ठी परागकोश में चार परागधानियां या लघु बीजाणुधानियां सूक्ष्म बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। यानी कि जो भी परागकोश में जो कितने परागधानी होते हैं? चार परागधानी। उन्हीं परागधानी को लघु बीजाणुधानी बोला जाता है और बीजाणुधानी सूक्ष्म बीजाणुधानी भी बोला जाता है। नोट दे करके लिखिएगा कि मालवेसी यानी कि कपास कुल के पौधे के परागकोश में केवल एक ही पाली उपस्थित होती है। ऐसे परागकोश एक कोष्ठी परागकोश कहलाते हैं तथा इनमें केवल दो परागधानियां ही उपस्थित होती हैं। अब बोला जाए कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटने पर कितने भाग दिखाई देते हैं? जो परागकोश को आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा कि परागकोश में द्विकोष्ठी परागकोश में चार परागधानियां होती हैं। ठीक है, और परागकोश का अनुप्रस्थ जब उसको काटिएगा तो कितने भाग आपको दिखाई देंगे? तो जब परागकोश को जब आप लोग परागकोश को काटते हैं, परागकोश को काटिएगा तो चार स्तर दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन? बाह्य त्वचा, अंत स्तर, बाह्य त्वचा, अंत स्तर, फिर रहता है एक मध्य स्तर, मध्य स्तर, और एक अंत आता है टेपिटम। परागकोश को जब काटिएगा तो चार प्रकार के आपको संरचना दिखाई देंगे: बाह्य त्वचा, अंत स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम।
जिसमें आप लोग बाह्य त्वचा लिख करके डैश दीजिए और लिखिए यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है और इसकी एक परत पाई जाती है। परागकोश की सबसे बाहरी परत, इसकी पहले में इसकी कितनी परत पाई जाती है, तो इसकी एक परत पाई जाती है और सबसे बाहरी परत परागकोश का सबसे बाहरी परत यह होता है। दूसरा अंतःस्तर लिख करके डैश दीजिए और इसका पहले कार्य भी लिख लीजिए कि बाह्य त्वचा क्या कार्य होता है, तो परागकोश की सुरक्षा प्रदान करना। इसका कार्य क्या होता है, या परागकोश का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके कार्य देख करके लिख दीजिएगा। अंतःस्तर लिख करके डैश दीजिए कि यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है और इसका भी एक परत पाया जाता है। और ये कहाँ नीचे, यह इसके भी कितने परत पाए जाते हैं, एक परत। और ये कहाँ होते हैं, बाह्य त्वचा के नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे ही यह होता है, इसके जस्ट नीचे यह होता है। और इसके कार्य लिख कर लीजिए, आर्द्रताग्राही होने के कारण परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। फिर मध्य स्तर लिख करके आप लोग डैश दीजिए और लिखिए कि यह अंतः स्तर के नीचे पाई जाती है और इसकी 1 से 3 परतें पाई जाती है। कार्य, यह बीजाणु जनन ऊतकों को पोषक प्रदान करती है। ठीक है। टेपिटम, यह मध्य स्तर के नीचे पाई जाती हैं। जो टेपिटम लिख करके डैश दीजिए और लिखिए यह मध्य स्तर के नीचे पाई जाती हैं, मतलब यह एक दूसरे के नीचे सब कोई पाया जा रहा है। ठीक है। जो परागधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है और टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है लंबी, बड़ी तथा बहुकेंद्र की होती हैं। ठीक है। उसके बाद इसका कार्य भी आप लोग लिख लीजिए, यह सूक्ष्म बीजाणुओं यानी कि लघु बीजाणुओं, ठीक है, को लघु बीजाणुओं परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब बोला जाए कि टेपिटम कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, यह परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह ऑक्जीन हार्मोन भी स्रावित करती है। टेपिटम कौन सी हार्मोन स्रावित करती है, तो ऑक्जीन हार्मोन स्रावित करती है। ऑक्जीन हार्मोन स्रावित करती है, जैसे कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, जैसे कि एक ऑक्सीजन है, नाम है इसका IAA। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड बोला जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड को बोला जाता है। ठीक है। यह यूवीश कणों की श्रावण करती है जिनमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है और यह पराग कणों को बाह्य चोल का निर्माण करने में कार्य करती है। ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए और हम लोग अगले वीडियो में बीजाणु जनन उत्तक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।